हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज के जो मैंने क्लास 10th के सेशन चला रहे थे हैं वो एनसीईआरटी के सारे सेशन को चला रहे थे। उसमें आप वीडियो को देख रहे होंगे। विश्वास है कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने यहाँ पर साइंस के तीसरा चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें ऊष्मा था। ऊष्मा के पार्ट 1 हमने लोड कर दिया, और पार्ट 1 को जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे, और उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे, ताकि आपको अच्छी से समझ में आए कंटेंट। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ये जो फिगर जना रहा है उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये है एक प्रकार के डिजिटल थर्मामीटर, है ना। वो हम सब पढ़ चुके थे, विशेष प्रकार के थर्मामीटर के ताप को मापने के लिए। अब यहाँ पर पढ़ना है हमको कि ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमने एक मोमबत्ती का फिगर बनाया है मुन्ना। ये मोमबत्ती का फिगर बनाया है, और उसमें मोमबत्ती को जलाया गया है, और उसके ऊपर एक बीकर रखा हुआ है या बर्तन रखा हुआ है। और ये बर्तन रखा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है कि ये जो ज्वाला है उसके संपर्क में बर्तन आता है और ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण ये बर्तन जो है गर्म हो जाता है। यहाँ वही चीज़ को समझाया कि ऊष्मा का स्थानांतरण। तो ऊष्मा का स्थानांतरण का विभिन्न तरीका है। ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से भी होता है, संवहन विधि से भी होता है, विकिरण विधि से होता है। विभिन्न प्रकार के विधियों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है। ऊष्मा को हालांकि स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है ना। एक माध्यम की ज़रूरत होती है, वो आपको धीरे धीरे पॉइंट समझ में आएंगे, बट यहाँ अभी तक हम पढ़ते हैं आपको। इसमें कहता है कि संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। सही ही बात है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चलती है। इससे पता चला कि जो अगर किसी वस्तु में ऊष्मा का संचलन होता है, अर्थात स्थानांतरण होता है, तो वो गर्म भाग से ठंडी भागों की ओर चलना शुरू करता है ना। तो मान लिए कि एक रड है, और रड में क्या है कि एक भाग इसको रड यहाँ ऊष्मा पड़ा तो यहाँ गर्म होगा, गर्म होकर धीरे धीरे ये चलना दूसरी ओर चलेगा। तो एक ओर से दूसरी ओर स्थानांतरण होना ही ऊष्मा का चालन कहलाता है। अर्थात किसी ऊष्मीय माध्यम से एक ओर से दूसरी ओर तक ऊष्मा का चलना ही क्या कहलाता है? चालन कहलाता है, जिसको आगे नेक्स्ट में देखें। ऊष्मा का बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इससे पता चलता है कि ऊष्मा का चालन वहाँ भी हुआ है। बट देखिए कैसे हुआ। बर्तन तो यहाँ गर्म था और इसके वातावरण क्या थे? ठंडे थे। यहाँ से उड़कर ये चालन धीरे धीरे, मतलब गर्म से कहाँ? ठंडी की ओर चालन कर गए, है ना। तो यहाँ पर ऊष्मा का भी चालन हुआ। कहाँ? तो बर्तन से वायु की ओर, ओके, यानी वातावरण परिवेश की ओर। चलिए, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाता है। मैंने बताया कि वो वातावरण में परिवेश कर जाता है, जिसके कारण वो बर्तन धीरे धीरे ठंडा। इस प्रकार आप समझ जाते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर पहुँचता है। जो मैंने बताया कि गर्म एक सिरे से दूसरे सिरे, गर्म की एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, अर्थात प्रवाहित होता है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं की ओर बहती है। चलिए, पहले जानना चाहता है क्या इसका अर्थ यह है कि दो समान वस्तुओं का ताप समान हो तो उसका स्थानांतरण नहीं होगा? तो इसका आंसर सही है, यस, नहीं होगा। आगे देखते हैं। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसको हम खोज करते हैं। जहाँ आपको डिटेल से समझाने का रहेगा मैं वहाँ रुक कर समझाऊंगा। जहाँ पढ़ने की है वहाँ आपको पढ़कर हम फास्ट में निकल जाएंगे। देखिए क्रियाकलाप में देखेंगे कार्य किया गया है। यहाँ पर देखिए एक हमने क्या लिया है कि धातु अर्थात चालक कोई रोड लिया है, यानी चालक लिया है। चालक जिससे ऊष्मा प्रवाहित हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। आगे भी मिलेंगे आपको। देखिए एल्युमिनियम और लौह की एक टुकड़े लिए हैं, और टुकड़े में क्या किए हैं कि समान दूरी पर मोमबत्ती का क्या किए हैं, मोमबत्ती को छोटी छोटी मोम को क्या किए हैं, चिपका दिए हैं। चिपका कर उसमें क्या किए हैं, एक ईंट के माध्यम से, दो ईंट है उसके बीच में फंसाकर उसे हम अच्छी तरह से टांग दिए। उसके नीचे से हमने एक मोमबत्ती लिया और मोमबत्ती को जलाया, और ये ऊष्मा जो है ज्वाला के पास जो है, अर्थात ज्वाला जो है, ज्वाला को हम क्या किए हैं कि एक छोरे पर इसको हम
धरा दिए हैं और गर्म कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ से जब उष्मा गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होकर ये चलती है और चलते चलते यहाँ तक पहुँचती है। इससे कैसे पता अनुभव होगा कि ये उष्मा चालन करता है? तो यहाँ जो मोमबत्ती समान दूरी पर लगाए थे लास्ट छोरे तक, तो इसमें क्या होता है कि पहले यहाँ जाती है उष्मा, धीरे धीरे यहाँ पहुँचती है और धीरे धीरे ये गर्म होकर पिघल के नीचे गिर जाती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ती है तो ये भी पिघलना शुरू करती है, धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचती है, लास्ट में यहाँ वाला गिरता है। तो इससे पता चलता है कि उष्मा का संचलन जो है एक ठंडी अर्थात गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित होता है, जिसे हम चालन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं मुन्ना, ये देख लिए किसी धातु की पट्टी में उष्मा का स्थानांतरण हुआ, यहाँ पर अध्ययन किए। मोम के टुकड़े क्या होता है, टुकड़े गिरना आरंभ हो जाते, इससे पता चलता है कि उष्मा का चालन हो रहा है। ठीक है, ये उसी प्रकार से क्रियाकलाप कहता है कि यहाँ पर भी वही चीज़ है। मैंने समझा दिया, इसको लैंग्वेज में पढ़े या नहीं चलेगा आपको। यहाँ एक परिभाषा आपको मिलता है, क्या मिलता है उसको देखना है कि आप सोचे हैं कि उष्मा का ज्वाला सबसे निकट सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे हम चालन कहते हैं। पीछे भी बता दिए कि वह प्रक्रम जिसमें उष्मा एक ओर से दूसरी ओर चलती है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा का स्थानांतरण कहते हैं और उसे हम साइंस की भाषा में चालन कहते हैं। किसका चालन, तो उष्मा का चालन। ठोस में उष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा ही स्थानांतरण होता है। ओके, सभी पदार्थ में उष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। आप अवश्य देखे होंगे कि खाना पकाने की जाने वाली बर्तन धातु के प्लास्टिक और लकड़ी के हत्थे लगी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उष्मा का चालन होगा, जिससे हम अगर हम वो बिना सेफ्टी के उसमें बिना हत्थी के लगे हुए बर्तन को पकड़ेंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं, जहाँ पर घटना संभव हो सकता है। प्लास्टिक और लकड़ी के हत्थी लगी होती है, इससे पता चलता है कि उष्मा का कुचालक होता है। पर प्लास्टिक और लकड़ी क्या है, उष्मा के रोधी है, अर्थात उष्मा उससे चालन नहीं होती। अब यहाँ देखेंगे किसी छोटी बर्तन या बीकर में पानी गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद एक बात बताते हैं आपको, गर्म कीजिए और एक गर्म करने के बाद क्या है कि एक बगल में ढेर प्रकार से वस्तुएं को लीजिए, जैसे कलम हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, स्केल हो गया, विभिन्न प्रकार के उपकरण लीजिए, धीरे धीरे पानी में डालिए, उसको चेक कीजिएगा। जो उष्मा का चालक करेगा, जो उष्मा का चालन होगा, जिससे उष्मा प्रवाहित हो सकता है, वो पानी में धीरे धीरे पानी में जैसे डालिएगा गर्म पानी में, वो धीरे धीरे एक सिरा से दूसरे सिरा में भी गर्म महसूस होगा। यहाँ पर वही चीज़ को दिखाया गया, मैंने बता दिया लैंग्वेज से। आगे देखेंगे, अब यहाँ से पता चलेगा कि चालक किसको कहते हैं और कुचालक किसको कहते हैं। परिभाषा मिल गया। जब ऐसा प्रयोग करेंगे तब जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने दे देता है या प्रवाहित होने देता है उसे हम चालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, टीन हो गया, आयरन हो गया, तांबा हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तांबे है ना, टीन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, उष्मा का चालक है। आगे देखेंगे मुन्ना, जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा आसानी से नहीं जाने देता है उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, मिट्टी हो गई, प्लास्टिक हो गए, है ना, ये सारे उष्मा का कुचालक हैं। इसी प्रयोग को मैंने समझाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। चालक किसको कहते हैं, जिससे उष्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है। जो अपने से होकर उष्मा को प्रवाहित होने देता है उसे हम चालक कहते हैं, और जिस पदार्थ से उष्मा का चालन नहीं होता उसे हम कुचालक कहते हैं। यह विभिन्न पदार्थों के उष्मा का चालन यहाँ देख लिए। अब यहाँ कहता है कि जैसे प्लास्टिक और लकड़ी कुचालकों की उष्मा रोधी भी कहते हैं। प्लास्टिक और लकड़ी क्या है, कुचालक है, जिसके कारण इसे उष्मा रोधी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए नोट में आता है कि जल तथा वायु उष्मा के कुचालक है। जल एवं वायु उष्मा का कुचालक है। तो सवाल उठता है कि जल गर्म कैसे हो जाता है, वायु गर्म कैसे हो जाते हैं। तो इसके लिए एक इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हो गया उष्मा का चालन। इस विधि जो होता है, यहाँ पर जो पदार्थों में उष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि द्वारा। आप कैसे होगा वो देखिएगा एक एग्जाम्पल में। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसको पढ़ने से पहले देखिए, यहाँ देखिए मुन्ना, मैं एक फिगर से समझा देता हूँ आपका संवहन क्या होता है। मैंने एक कांच का एक बर्तन लिया है और कांच के बर्तन में लगभग 1/3 मैंने वाटर डाली है फ्लास्क के माध्यम से, स्टैंड के माध्यम से। नीचे से हमने एक गैस की सहारा से इसमें क्या दिए हैं, उष्मा दी है। ठीक है,
इसमें पानी भरा। ये हो गया आपका क्या है कि स्टैंड के माध्यम से इसको हम रखा, इससे ज्वाला दिया गया है। ज्वाला देने के बाद कांच में पानी रखा हुआ है। तो पानी अभी हम पढ़ रहे थे कि पानी और क्या है, जल एवं वायु दोनों क्या है, ऊष्मा का कुछ अलग है। तो यहाँ पर पानी गर्म कैसे होता है उसको समझने के लिए मैंने एक स्टॉक बर्तन लिया, उसमें पानी भरे। पानी भरने के बाद उसमें ऊष्मा दिए। ऊष्मा देने के बाद इसमें एक पेंदी में जो है, पेंदी में पोटेशियम परमैंगनेट को रखा गया। अब यहाँ क्या होता है, जैसे ही ऊष्मा यहाँ पर पड़ती है तो ये पानी की निचली जो पेंदी है वहाँ पर धीरे धीरे गर्म होता है, जल गर्म होता है। जैसे ही जल गर्म होता है तो गर्म जल धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वायु की उपस्थिति कम हो जाएगी तो जल उठेगा, यहाँ पर हल्की होगी। अब हल्की होगी तो क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठेगा तो यहाँ खाली स्थान बनेगा। खाली स्थान बनेगा तो ऊपर धीरे धीरे उठता है, और उठने के बाद धीरे धीरे ये नीचे आता है। यानी ठंडी जल नीचे आते हैं और गर्म जल ऊपर जाते हैं। इस तरह की निरंतर क्रिया होते रहता है, जिसके कारण सारे जल क्या हो जाते हैं, धीरे 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 वो गर्म महसूस होने लगता है। तो यहाँ पर तो ऊष्मा का स्थानांतरण किसी अन्य रूप में हुआ है। तो यहाँ गर्म जल ऊपर उठता है, उसके बाद धीरे धीरे सारे जल के कण क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। यहाँ जो ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ जल में, वो जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं, संवहन क्रिया के नाम से जानते हैं। ओके, तो पानी का गर्म होना किसके कारण, संवहन क्रिया के द्वारा होता। उसी प्रकार से समुद्र के जल भी गर्म होते हैं, किसके कारण, तो संवहन क्रिया के द्वारा। हो गया ध्यान से। तो जल और जो बता रहा था कि वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, लेकिन ये ऊष्मा का कुचालक होते हुए भी संवहन क्रिया द्वारा इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है, जिसके कारण पानी गर्म हो जाते हैं। आपको संवहन की क्रिया समझ में आया कि जल कैसे गर्म होता है, तो संवहन क्रिया के द्वारा गर्म होता है। अब कहता है वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, सेम इसी प्रकार से होता है। कैसे होता है वो समझिए। जैसे मान लिया कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है, और आने के बाद ये पृथ्वी से टकराकर प्रवर्तित होगा। तो जब ये सौर ऊर्जा यहाँ आता है तो नीचे की वायु जो है पृथ्वी को भी गर्म करता है। गर्म करने के बाद पृथ्वी जैसे ही धीरे धीरे ज़्यादा गर्म होता है तो यहाँ की वायु भी अधिक गर्म हो जाती है। जब यहाँ की वायु अधिक गर्म हो जाएगी तो इससे जल के कण बाहर निकल जाएंगे वायु से। जब बाहर निकल जाएंगे तो ये हल्के हो जाएंगे वायु। जब वायु हल्का होगा तो ये ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठते जाता है। तो यहाँ से ऊपर जैसे ही वायु उठता है तो यहाँ के स्थान क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। वायु की मात्रा कम जाती है, जिसके कारण ये जो ऊपरी वातावरण में जो ठंडी वायु है ना, ऊपर वाले, तो ये ठंडी वायु क्या होता है, यहाँ इसको भरने के लिए दौड़ता है। तो ये क्रिया भी निरंतर सेम जल की जैसा होता है। जैसे जल यहाँ पर भाग रहा था, मैंने ठंडी जल गर्म जल को भरने के लिए दौड़ रहा था, खाली स्थान को भरने, कुछ प्रकार से वायु भी बढ़ता है, वायु भी गर्म हो जाता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि वायु ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार वायु भी गर्म हो जाता है ना, अर्थात गर्म उठती है तो हल्की जो ठंडी वायु है उसको भरने के लिए दौड़ता है। इस प्रकार निरंतर ऐसे होते रहता है, जिसके कारण वायु भी गर्म होकर संवहन क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, संवहन क्रिया। एक क्रियाकलाप यहाँ पर, एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ के ज्वाला के पार्श्व में रखिए, अर्थात किनारे में रखिए। कहता है क्या आपको दोनों हाथ समान गर्मी महसूस या अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म और कौन सा हाथ। हो गया। इस क्रियाकलाप को आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर वायु का संवहन द्वारा गर्म होता है। ऊपर की ओर की वायु संवहन की क्रिया द्वारा गर्म होता है, ठीक है। इसलिए ज्वाला से ऊपर के हाथ गर्मी अनुभव करता है, पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होता है। यानी संवहन द्वारा गर्म नहीं होता, क्योंकि संवहन क्रिया के द्वारा वायु गर्म होकर ऊपर उठता है, तो ऊपर गर्म वायु जाएगा तो ऊपर वाला हाथ जलेगा, है ना। यहाँ तो पार्श्व क्रम में तो ठंडी हवाएं क्या होता है कि यहाँ से प्रवेश करके गर्म हवाएं जगह जो खाली स्थान होता है उसको भरने का कार्य करता है, तो ये पार्श्व वाला तो हाथ गर्म नहीं होगा। बट यहाँ पर
किनार जो ऊपर है, वायु के ऊपर है, अर्थात गर्म वायु के ऊपर वाली हाथ है, वहाँ तो जाएगी उष्मा संवहन क्रिया द्वारा, तो ये हाथ गर्म हो जाएंगे और ये हाथ गर्म नहीं, ये हाथ अधिक गर्म महसूस होंगे, ये हाथ गर्म नहीं महसूस होंगे। मैंने यहाँ देखा है और इसको लिखा भी है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए 2-3 रोचक कहानियाँ। तो पीछे मैंने बताया भी था कि इसी प्रकार से कुछ समुद्री समीर भी उठते हैं, स्थलीय समीर भी उठते हैं, है ना। गर्मी के मौसम में या ठंड के मौसम में कोई समुद्र के किनारे एकदम बहुत मस्त फीलिंग करता है, अर्थात वहाँ पर ठंडक महसूस होता है, उसका कारण भी सेम यही है, संवहन क्रिया द्वारा। कैसे होता है वो चीज़ को हम सब समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, फिगर भी बनाया गया। यानी समुद्री समीर का निर्माण कैसे होता है, देखिए यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है। तो यहाँ पर मुन्ना है कि अगर हम सौर ऊर्जा के द्वारा, उष्मा बजट के द्वारा क्या करते हैं कि पृथ्वी पर भी पड़ता है और समुद्र पर भी पड़ता है, ये समुद्र भी है, पृथ्वी पर भी सूर्य किरण पड़ता है। तो यहाँ पर अगर गर्मी की बात करी जाए तो सूर्य की किरण से यानी उष्मा बजट से क्या होता है कि पृथ्वी बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्द ठंडा भी होता है। इसके तुलना में अगर समुद्र की बात करी जाए तो समुद्र की जो जल हैं धीरे 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 गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होते हैं? ठंडा होते हैं। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो समुद्री समीर का निर्माण अर्थात हवाएं, थल समीर का निर्माण, हवाएं कैसे निर्माण होता है? पवन निर्माण, समुद्री पवन और थलीय पवन। तो मैंने बताया कि समुद्र की सौर ऊर्जा से क्या होता है कि समुद्र जो है बहुत धीरे धीरे, एकदम बहुत धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडा भी होती है। इसके तुलना में अगर स्थल की बात करी जाए तो बहुत जल्द पृथ्वी गर्म होता है और बहुत जल्द ठंडा भी होता है। तो इसके तुलना आप कीजिए। मान लिए कि सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पड़ा समुद्र पर, तो ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो यहाँ की वायु भी धीरे धीरे उठेंगे। बट स्थल पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है बहुत जल्द हीट होता है, जिसके कारण यहाँ की वातावरण अर्थात पृथ्वी की निचली स्तर की वायु क्या होता है? अधिक गर्म हो जाता है। और अधिक गर्म हो जाता है तो ये क्या होते हैं? वायु यहाँ से उठने लगता है। किस क्रिया द्वारा? संवहन क्रिया द्वारा। तो यहाँ से उठ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? वायु की जो मात्रा है वो कम हो जाएंगे, अर्थात खाली स्थान होंगे। जब खाली स्थान होंगे तो मैंने बताया संवहन क्रिया में कि खाली स्थान को भरने के लिए हल्की वायु जब ऊपर उठता है तो उसको भारी वायु दौड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ ये दौड़ा समुद्र के किनारे से, जैसे ही समुद्र के किनारे से दौड़ेगा तो ये दौड़ेगा तो एक पवन निर्माण होगा जिसको हम समुद्री समीर के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर ठंडक महसूस भी होता है। और गर्मी के दिनों में यहाँ पर क्या किया जाता है कि समुद्र के किनारे ही खिड़कियाँ खोली जाती है ताकि समीर, ठंडी समीर अंदर आ सके। ओके, ठीक। अब यहाँ समझिए, मान लिए कि दिन के समय में ऐसा हुआ, अब रात में क्या होगा? मान लिए रात्रि की समय है, रात्रि के समय में तो ये जैसे ही रात ढलेंगे, है ना, यहाँ सूर्य की उष्मा कम मात्रा में मिलने लगेगा, सूर्य की उष्मा नहीं मिलेगा तो पृथ्वी तुरंत क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। और जब ठंडे हो जाएंगे तो यहाँ की वायु क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो यहाँ जमा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो समुद्री जो है, समुद्री वायु जो है, अब समुद्र तो धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो जब धीरे धीरे ठंडे हो रहा है तो यहाँ से तो कुछ न कुछ मात्रा में वायु ऊपर उठ रहा है ना, संवहन क्रिया के द्वारा। जब संवहन क्रिया के द्वारा यहाँ से वायु उठ रहा है तो यहाँ खाली स्थान होगा वायु का। तो भारी वायु क्या होगा कि स्थल से समुद्र की ओर चलता है, स्थल से समुद्र की ओर चलेगा तो यहाँ दौड़ जाएंगे। भारी वायु क्या होगा कि हल्की वायु, यहाँ पर जो वायु की खाली स्थान है वहाँ क्या होता है कि भरने के लिए दौड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ से एक विंड का निर्माण होता है, यानी पवन का निर्माण होता है, जिसको हम स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आया, समुद्री समीर और स्थल समीर आप लिख सकते हैं कि जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है और वायु समुद्र पर भी पड़ती है, समुद्र में भी पड़ती है, तो पृथ्वी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसके तुलना में पृथ्वी बहुत जल्द गर्म होती है और बहुत जल्द ठंडे होते हैं, जिसके कारण इसमें दो प्रकार की समीर उत्पन्न होता है। एक समीर समुद्री समीर और दूसरा स्थलीय यानी थलीय समीर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि समुद्र तो धीरे धीरे अपेक्षाकृत कम
ठंडी गर्म होगी तो कम गर्म होगी, तो इसका मतलब यहाँ की वायु भारी होगा, और यहाँ पृथ्वी की क्या होगा कि बहुत अधिक गर्म होगा, तो यहाँ से वायु उठ जाएगा ऊपर संवहन क्रिया द्वारा, तो यहाँ से एक हवा दौड़ेगा, यानी पवन का निर्माण होगा, जिसको हम समुद्री समीर का नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए भारी वायु जो है इधर हल्की वायु की ओर खाली स्थान को भरने के लिए दौड़ा, तो यहाँ पवन का निर्माण हुआ, जिसे हम समुद्री समीर के नाम। ठीक विपरीत यहीं पर हो गया कि रात के समय में जब पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो यहाँ पर भारी वायु का निर्माण होता है, अर्थात समुद्र की तुलना में यहाँ भारी वायु रहता है, और समुद्र धीरे धीरे ठंडी होगी तो यहाँ से वायु क्या होता है ऊपर उठता है संवहन क्रिया द्वारा, जिसके कारण यहाँ की वायु की मात्रा कम हो जाती है, जिसको भरने के लिए ठंडी वायु यहाँ पर दौड़ता है, जिसके कारण यहाँ स्थल से एक पवन का निर्माण होता है, जिसके स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं। ओके, आशा करते हैं कि समझ में। तो यहाँ पर एक विशाल प्रश्न समझ में होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी है, तो हम जानते हैं कि कोई भी पिंड जो है ऊष्मा उत्सर्जित करता है, जैसे खगोलीय पिंड है ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, तो वो ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, तो यहाँ से ऊष्मा निकलकर दूसरे पिंड तक जाएगा, तो मानते हैं कि यहाँ पर कोई माध्यम होना चाहिए, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा कि ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए एक माध्यम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तो वायु में सूर्य और पृथ्वी के बीच में काफ़ी दूरी है, और जबकि यहाँ पर कभी कभी विभिन्न स्थानों पर, अधिकतर स्थानों पर वायु जैसी कोई चीज़ होता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर सूर्य की प्रकाश कैसे पहुँचता है, पृथ्वी पर कैसे पहुँचा ताकि पृथ्वी गर्म हो गया। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, जिसको हम विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो इसको हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ताकि लंबा वीडियो हो जाता है तो आपको देखने में बहुत कठिनाई होती है, और देखता हूँ कि मैं व्यूज़ भी आप नहीं आ पाता है, इसलिए मैं यहीं तक रखता हूँ आज के वीडियो में। बाकी एक विशाल प्रश्नों को अर्थात विकिरण को समझेंगे, उसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे अगले पार्ट 3 में। तब तक आप इजाज़त दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद, नमस्कार।